नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज की कक्षा में आप सभी को जैसा मालूम है, हम लोग भारतीय इतिहास को पढ़ रहे हैं। भारतीय इतिहास को हम लोग पढ़ रहे हैं और इसी के क्रम में हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं। उसी के क्रम में यह हमारी कक्षा का चौथा दिन है। आज इस कक्षा में हम लोग क्या देखने वाले हैं, आप सभी को मालूम होगा। पूर्व की कक्षाओं में आपने देखा पुर्तगाल आए भारत में, पुर्तगाल को हरा करके डच आया, डच को हरा करके कौन आ गया, अंग्रेज आ गए अब भारत में। क्लियर, इतनी बात आप सबको। आज हमने देखना है तो भारत में अंग्रेजों का आगमन। भारत में अंग्रेजों का आगमन, भारत में अंग्रेजों का आगमन। भारत में अंग्रेजों का आगमन आज हम लोग समझेंगे। इस समय मैं आपको मुख्य रूप से बताऊं तो हमें अगर समझने की आवश्यकता है तो हमें यह समझने की आवश्यकता है कि अंग्रेज ही यूरोपियों में सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक शक्तिशाली माने गए हैं वो अंग्रेज ही हैं। इन अंग्रेजों ने ही हमारे भारत में एक बहुत लंबे समय तक शासन करा है। अगर उस शासन का मैं आपको संख्या बताऊं तो वो रहा है लगभग 200 और प्लस 150, मतलब 200 वर्षों तक तो इन्होंने शासन करा है। किंतु शासन से पूर्व ही ये भारत की सरजमी पे आ चुके थे, तो लगभग 350 साल तक इन्होंने भारत में अपना रहन सहन करा है। यहीं पर आकर के बसे और यहीं पर इन्होंने धीमे धीमे करके कैसे यहीं के राजा महाराजाओं को आपस में लड़ाया। जितने यूरोपीय आ रहे थे यहाँ, उन सबको इन्होंने पराजित कर गया और खुद यहाँ पर शासन करने लग गए। धीमे धीमे करके आप आगे इसी को समझने वाले हैं। तो भारत में अंग्रेजों का आगमन, अंग्रेजों के आगमन की कड़ी में अगर हम सबसे पहले बात करें तो ये किसको हरा करके आए थे? इन्होंने डचों को हराया था। ठीक है, डचों को हरा करके आए थे। इससे पहले की कक्षा में आप लोगों ने ये सब चीजें देख ली थी। बात की जाए तो यहाँ पर भारत में उस समय एक तरफ मुख्य रूप से आप देखेंगे तो जो मुगल शासन चल रहा था, मुगल शासन भारत में जो चल रहा था, इस मुगल शासन में जो मुगल दरबार था उसमें सबसे पहले आने वाला जो अंग्रेज था, इस अंग्रेज का नाम क्या था? और जो ये मुगल शासन यहाँ भारत में चल रहा है वो किसके अधीन है, मतलब उस समय शासक कौन है? तो मुगल शासन चल रहा है आपका अकबर का, मतलब मुगलों की तरफ से अभी अकबर है एक तरह से आपका शहंशाह। ठीक है, और इस मुगल दरबार में मिलने के लिए प्रथम अंग्रेज कौन आता है? तो ये अंग्रेज है आपका रॉल्फ फिंच। रॉल्फ फिंच, ये नाम आपको अच्छे से याद रखना है। कब आया भाई? ये आया था भारत में 1588 में और रहता है 3 साल तक भारत में। दैट मीन्स कि ये 1588 से 1591 ईस्वी तक भारत में रहा। ठीक, 3 वर्ष तक ये भारत में रहता है 1588 में। और आप सभी को मालूम है ये जो वाला समय है ये उस समय का बात है जब डचों का और आपका अंग्रेजों का एक तरह से युद्ध नहीं हो रहा है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं भारत में अंग्रेजों के आगमन की। तो आगमन की हम बात कर रहे हैं, तो आगमन की बात हम करने का मतलब ये नहीं है कि हम सीधे वहाँ से कहानी शुरू कर देंगे कि भाई डच गए और सीधे अंग्रेज आ गए। नहीं, अंग्रेजों का हम पूरा जड़ से उठा करके कहानी को समझेंगे कि कितनी कितनी तारीख को यहाँ पर आ रहे हैं। आपने तारीखों को अच्छे से याद रखना है। मैं आपको दोबारा से यहाँ पर रिमाइंड करा दूं कि डचों के बीच, डच वर्सेस इंग्लिश, मतलब अंग्रेजों के बीच में जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? आप सभी को ये अच्छे से मालूम होना चाहिए, 1759 को।
1759 की बात है, मतलब लगभग मान के चल रहा हूँ 1760, और ये कब की बात हो रही है? 1590 का समय। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये पहले की घटना है कि भाई उस समय मुगल शासन था और यहाँ पर अकबर था। अकबर के दरबार में सर्वप्रथम कौन आता है? रॉल्फ फिंच। किस लिए आता है ये? क्यों आ रखा है? ये ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी क्षेत्र में जाकर के ये वहाँ पर कुछ काम करना चाहेगा तो वहाँ पर ये किससे लेगा? क्या लेगा? परमिशन तो लेगा वहाँ पर जाकर के, ये है ना। तो ये यहाँ पर से व्यापार करने की अनुमति लेने आया था। व्यापार अनुमति के लिए आया था किसके पास? यहाँ पर देखिए आप, मुगल शासन के दरबार में आया था। और उस समय जो यहाँ का आप मान सकते हैं राजा कह लीजिए, सुल्तान कह लीजिए, शहंशाह कह लीजिए, कुछ भी, या एक तरह से अकबर का शासन चल रहा था। और इस अकबर के दरबार में आता है रॉल्फ फिंच 1588 से 91 के समय के लिए, 3 साल के लिए, और व्यापार अनुमति मांगता है अकबर से। और अकबर इसको व्यापार अनुमति नहीं देता है। ठीक, व्यापार अनुमति इसको नहीं देता है। क्लियर? ठीक। और अगर हम बात करें कि जो ये 1588 से ये 91 वाला समय है, ये यहाँ पर कहाँ कहाँ पर रहा? तो यहाँ पर आप देखिए, भारत में ये आपका फतेहपुर सीकरी, आप सभी ने ये नाम अच्छी तरह से सुना होगा। फतेहपुर सीकरी में रहता है। और कहाँ पर रहता है? आगरा में। फतेहपुर सीकरी व आगरा वाले क्षेत्र में ये रॉल्फ फिंच अपने 3 साल के कार्यकाल के दौरान यहाँ भारत में रहता है। ठीक। बात करी जाए इसी समय की, जो ये 1588 से 99 वाला समय है, तो इसी समय पर भारत में, इसी समय भारत में एक कौन आ रहा है? प्रथम अंग्रेज कौन? पादरी। आप फादर भी कह सकते हैं जिसको अंग्रेजी में। ईसाई धर्म में आप सभी को मालूम होगा पादरी नाम से, मतलब जैसे हमारे पुजारी या मंदिर के पुजारी होते हैं, वैसे ही कुछ ईसाई लोगों के लिए पादरी का पद है। ठीक है। तो इसी समय भारत में प्रथम अंग्रेज पादरी आता है। और इनका नाम क्या था? ये बहुत महत्वपूर्ण बन सकता है सवाल, ध्यान रखना। इनका नाम था फादर, क्या? फादर स्टीवेंसन। फादर स्टीवेंसन। क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? फादर स्टीवेंसन। ठीक। फादर स्टीवेंसन इसी समय भारत में आते हैं। लगभग एग्जैक्ट समय की बात करी जाए तो 1579 ईस्वी में। ठीक है। तो इसी समय के आसपास ये भी भाई साहब यहाँ पर आते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए समय की ओर, तो समय आता है 1597 ईस्वी। 1597 ईस्वी में एक व्यापारी था जिसका नाम था जॉन मिल्डन हेल, या जॉन मिल्डन होल, या जॉन मिल्डेन हेल। इतिहास में नाम थोड़े बहुत उच्चारण की दृष्टि से स्पेलिंग आगे पीछे हो सकती है, लेकिन मिलता जुलता ही रहता है नाम। तो जॉन मिल्डन हेल या जॉन मिल्डन होल नाम से एक व्यापारी जो है अंग्रेज, वो भारत में आ रहा है। कहाँ पर भारत में आ रहा है? भारत में आ रहा है ये गुजरात वाले क्षेत्र पर। कहाँ आ रहा है? गुजरात वाले क्षेत्र पर। और यहाँ आने के बाद ये भाई साहब किससे मिलेंगे? अकबर से। क्यों मिलेंगे अकबर से? क्यों मिलेंगे भाई? व्यापारिक अधिकार के लिए। किसके लिए? व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने के लिए। तो 1597 ईस्वी में जॉन मिल्टन हेल नाम का अंग्रेजी एक तरह से व्यापारी भारत के गुजरात में आता है और यहाँ से ये अकबर के पास व्यापारिक अधिकार की प्राप्ति करने के लिए कई कोशिश करता है।
अब कई कोशिश करता है का मतलब क्या हुआ, समझिएगा इस बात को। ये जो जॉन मैंडल हॉल है ना, ये लगभग 7 वर्ष तक, जो कितनी इंपॉर्टेंट बात है, ये लगभग 7 साल तक अकबर के चक्कर लगाता रहा, या उसकी जी हुजूरी करता रहा, या उसके आगे पीछे ये लगा रहा कि भाई मुझे किसी भी तरीके से यहाँ पर व्यापार करने के लिए अनुमति दे दो। 7 साल तक, सोचो 7 साल तक लगा रहा, और 7 साल के बाद अकबर ने इसे व्यापारिक पत्र नहीं दिया, तब भी नहीं दिया। तो आप सभी को कुछ कुछ चीजें यहां पर समझ में आ रही होगी कि अकबर के आगे दी ग्रेट क्यों लगाया जाता है। ठीक है, तो अकबर द ग्रेट, कभी आपके पास समय मिले तो अकबर को लेकर के एक, आप देखेंगे ऑनलाइन तो पूरी एक सीरीज है, दूरदर्शन के द्वारा प्रसारित है, वो आपको शायद मिल जाएगी, आप देखेंगे अगर ऑनलाइन तो। खैर, तो अकबर ने 7 साल तक भी जॉन मिल्टन हेल के प्रयासों के बावजूद उसको यहाँ पर व्यापार करने के लिए अधिकार पत्र नहीं दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो हम बढ़ चुके हैं 1597 ईस्वी की ओर। क्लियर इतनी बात, आपने कंफ्यूज तनिक भी नहीं होना है। मैं आपको धीमे धीमे सामान्य तौर पर चीजें समझाने का प्रयास कर रहा हूं और क्रम अनुसार। ठीक है, डचों के बाद अंग्रेज हम पढ़ रहे हैं। लगभग हम लोग आपका 1599 वाले समय के इर्द गिर्द पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज मेरी अच्छे से समझिएगा, ये जो चीज है ये आपको शायद ही मालूम हो, या शायद मालूम है तो बहुत अच्छी बात है। 1599 का समय आ चुका है, हमारी कहानी जो है 1599 ईस्वी तक पहुंच चुकी है। इस 1599 ईस्वी की कुछ प्रमुख घटनाएं हैं जो हमें समझनी होगी। क्या है भाई, ब्रिटेन में कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है ब्रिटेन में इस 1599 ईस्वी में, जो सितंबर वाला समय है, और सितंबर भी कौन सा भाई, 24 सितंबर 1599 ईस्वी। इस दिन एक महत्वपूर्ण घटना या एक महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? एक कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है, एक कंपनी का निर्माण किया जा रहा है आधिकारिक या कागजी तौर पर। और इस कंपनी में कितने लोग हैं? इस कंपनी में है 217 लोग। कितने लोग हैं भाई? 217 लोग हैं। और इन 217 लोगों की एक कंपनी है, और इस कंपनी का नाम क्या है, जिसे आप सभी कुछ और नाम से जानते हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से जो इस कंपनी का नाम है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, और आप इस नाम को अच्छे से याद करेंगे। यहाँ पर कंफ्यूज तनिक भी नहीं होना है, थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन वाली कहानी आ सकती है। देखिए, 217 लोगों की एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम क्या है? द गवर्नर एंड, ठीक है, ध्यान से, क्लियर कुछ नहीं है ना। द गवर्नर एंड कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन। ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। 24 सितंबर 1599 को ब्रिटेन में एक कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट कर दिया गया है, और उस कंपनी का नाम ये है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। तो ये है उस कंपनी का नाम। क्लियर, बात समझ में आ गई।
अब ये कंपनी का यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट हो गया है और आगे चल कर के ध्यान से समझना, देखो डेट नहीं भूलनी है, 24 सितंबर 1599 का इसका फॉर्मेशन हो रहा है, निर्माण हो रहा है कंपनी का। और ध्यान से देखिएगा कि इस कंपनी को 31 दिसंबर 1599 को ब्रिटेन की महारानी के द्वारा परमिशन दे दी गई। क्या दे दी गई? अधिकार दे दिया गया, या एक तरह से आप कह सकते हैं अनुमति दे दी गई, परमिशन दे दी गई। चलो मैं यहाँ पर इंग्लिश में लिख देता हूँ पहले। परमिशन दे दी गई, किस चीज की परमिशन दे दी गई भाई? परमिशन दे दी गई कि जाओ आप पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करो, पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करो, पूर्वी एशियाई देशों के साथ आप व्यापार करो, देशों के साथ व्यापार करो। ठीक है, 31 दिसंबर 1599 को ब्रिटेन की महारानी ने परमिशन दे दी। अब परमिशन तो दे दी, और इसी परमिशन को क्या कहा जाता है साथियों? इसी को कहा जाता है चार्टर। चार्टर, तो चार्टर का अगर आप एक तरह से शाब्दिक अर्थ खोजे तो ये क्या होता है? सरकारी आदेश, या इसे सरकारी अनुमति भी कह सकते हैं। सरकार के द्वारा दिया गया कोई भी आपको अप्रूवल है, कोई भी परमिशन है, उसी को आप चार्टर कहते हैं। तो 31/12/1599 को ब्रिटेन की रानी ने, जो ये 217 लोगों का समूह है जिसे द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज नाम दिया जा रहा है, जिसकी स्थापना कब करी गई थी? 24 सितंबर 1599 को। इस कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए चार्टर प्रदान कर दिया गया है। ब्रिटेन की महारानी कौन थी? मैंने आपको यहाँ पर नाम लिखा है, चलो ठीक है, नहीं लिखा है तो यहाँ पर देखिए, ये ब्रिटेन की महारानी थी और इनका नाम क्या था? एलिजाबेथ फर्स्ट। एलिजाबेथ फर्स्ट, हिंदी में आप इसको कहते हैं एलिजाबेथ प्रथम। इन्होंने परमिशन दे दी, ठीक है, इस कंपनी को कि भाई जाओ, जा करके भारत या पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करो। 217 लोगों की ये मिलीजुली कंपनी थी। एक और इम्पॉर्टेंट बात, इन 217 लोगों में से एक कौन था? ये जो ब्रिटेन की आप महारानी देख रहे हैं, ये ब्रिटेन की महारानी भी इन 217 लोगों में से एक शेयर होल्डर है एक तरह से इसी कंपनी की। तो ये द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज नाम से जो ये कंपनी आ रही है भारत में व्यापार करने, इसी ने भारत में खूब धूम मचाई, खूब शासन प्रशासन, या जिस तरीके से ये आगे चल करके बड़े स्तर पर एक तरह से शासन करने लग गई थी, जिसी को आप लोग आगे चल करके किस नाम से पढ़ते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी। इसी को ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है, किंतु जो इसका वास्तविक अधिकृत रूप से जो नाम है वो वही है जो ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप दोबारा देख लीजिए, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। ठीक है, क्लियर बात। साथ ही साथ जो ये कंपनी को अधिकार दिया गया, परमिशन दी गई, इसकी वैलिडिटी कब तक की थी? ये एक्सपायरी टिल था 15 सालों के लिए, 15 ईयर्स के लिए। प्रत्येक 15 वर्ष के बाद इस आदेश को रिन्यू कराना होता था। और इसी को आगे चल के टॉमस राव स्मिथ इसको बढ़ाता है और आगे चल के 1615 या जनवरी 1616 से इसको स्टार्ट करता है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि कंपनी का यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट हो गया है भारत के लिए। एलिजाबेथ प्रथम जो ब्रिटेन की महारानी है, उसने एक तरह से चार्टर प्रदान कर दिया है। आगे चलकर अगर मैं इस कंपनी के बारे में और बातें बताऊं तो इस कंपनी का जो संचालन है, कंपनी संचालन हेतु कितने लोग हुआ करते थे? कुल मिला के 26 लोगों का संचालन या 26 लोगों के द्वारा संचालन
कहना सही रहेगा। 26 लोगों के द्वारा कंपनी का संचालन किया जाता था। अब ये 26 लोगों में कौन कौन है, ध्यान से देखिएगा। एक बंदा कौन है भाई, एक है निदेशक, एक होगा निदेशक, एक होगा तुम्हारा उप निदेशक, एक होगा तुम्हारा उप निदेशक, और बाकी के 24 जो हैं ये कौन है, सदस्य हैं। बाकी के 24 लोग कौन हैं, सदस्य हैं। ठीक है, तो इतने लोग हैं जो लोग इस कंपनी का अब संचालन करेंगे। ठीक है, आगे चल करके हम बात करें तो यहाँ पर जो ये कंपनी है ये भारत में अब आने को तैयार है, तो यहाँ पर क्या क्या कहानी होगी उसको हम देखते हैं। 1608 ईस्वी में, 1608 ईस्वी में, या प्रॉपर डेट मैं आपको बताऊं तो 24 अगस्त, वैसे आपसे डेट नहीं पूछी जाएगी, ईयर ही पूछा जाएगा। तो 24 अगस्त 1608 ईस्वी में एक प्रथम व्यापारिक बेड़ा भारत आता है। ठीक है, और भारत में कहाँ आता है, भारत में आता है सूरत में, भारत में आता है सूरत में, सूरत में आता है। और जो ये व्यापारिक बेड़ा आ रहा है, या आप एक तरह से कह लीजिए कि व्यापारों के लिए जो जहाज आ रहे हैं, कौन से वाले, पानी वाले जहाज सूरत में आ रहे हैं, तो अंग्रेजों की तरफ से जो ये जहाज आ रहा है इसका नेतृत्व कौन कर रहा है, इसका नेतृत्व कौन कर रहा है इस व्यापारिक बेड़े का, तो इसका नेतृत्व कर रहा है भाई आपका कैप्टन हॉकिंस। कौन कर रहा है, कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस कर रहा है इस व्यापारिक बेड़े का नेतृत्व। व्यापारिक बेड़े का अगर मैं आपको नाम बताऊं तो व्यापारिक बेड़े का नाम है आपका हेक्टर। तो हेक्टर है आपका व्यापारिक बेड़े का नाम, और जो नेतृत्व कर रहा है उसका नाम है कैप्टन हॉकिंस। जो हमने ये हेक्टर बताया, इसी हेक्टर के साथ एक और जहाज आ रहा है जिसका नाम है रेड ड्रैगन। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं और आपको इन चीज़ों को नोट करना है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, यहाँ पर खाना पूर्ति के तौर पर कक्षाएं आयोजित नहीं करी जाएंगी। परीक्षा की तैयारी जिस गहराई के साथ की जाती है वास्तविक रूप में, वो तमाम बातें आपको यहाँ पर समझाई जाएंगी। तो रेड ड्रैगन भी एक व्यापारिक जहाज है जो हेक्टर के साथ आ रहा है, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि हेक्टर मुख्य जहाज है और उसके साथ में एक और जहाज आ रहा है जिसका नाम है रेड ड्रैगन। अब मैंने आपको बताया हेक्टर का जो नेतृत्व है वो तो कर रहा है कैप्टन हॉकिंस, तो भाई रेड ड्रैगन जहाज किसके नेतृत्व में आ रहा है, ये आ रहा है विलियम किलिंग के नेतृत्व में। किसके, उसमें विलियम किलिंग के नेतृत्व में, विलियम किलिंग के नेतृत्व में। ठीक है, ये सब चीजें आप नोट भी करते रहा कीजिए। ठीक है, तो ये बात आप लोग समझ चुके हैं। अब हम लोगों ने देख लिया कि भैया भारत में ये लोग अपने व्यापारिक बेड़े के साथ आ रहे हैं, हेक्टर नामक और रेड ड्रैगन नामक। क्लियर बात। आगे चल के जब बात आ रही है तो मुख्य जहाज किसके नेतृत्व में आ रहा है, या जो है जिसको हमने देखा है, ये है हमारा हॉकिंस। क्या है, हॉकिंस। अब जो ये जहाज है, जो ये हॉकिंस नेतृत्व है इसमें, तो ये जब आप खुद थोड़ा सा इसमें अगर ध्यान लगाने की कोशिश करें कि ये भले ही आ रहा है भारत, तो हवाईबाजी में तो आएगा नहीं, कुछ ना कुछ कागज होगा, है ना, लिखित तौर पे कोई आदेश होगा या किसी भी तरीके की एप्लीकेशन होगी या कुछ भी तरीके से कोई एक लिखित कागज इसके पास जरूर होगा। इसी कागज को लेकर के ये भारत में प्रवेश करेगा। यहाँ पर जो शासन कर रहा होगा बंदा, उससे बात करेगा, उससे सिग्नेचर कराएगा, या जो भी एक तरह से विधिक रूप से जो या लीगल फॉर्मेलिटीज हैं उनको ये लोग पूरा करके ही भारत में आएंगे।
तो हॉकिंस भाई साहब भारत आ रहे हैं अपने साथ में एक अधिकार पत्र लेकर, जो मैंने आपको ये दिखाया यहाँ पर एक छोटा सा फोटो बना करके, एक अधिकार पत्र। ये क्या है? अधिकार पत्र। तो इस अधिकार पत्र में कुछ लिखा होगा, है ना, कुछ ना कुछ तो लिखा ही होगा भाई, और ये किसी न किसी को संबोधित कर रहा होगा, मतलब जिससे परमिशन लेनी है। तो ये अधिकार पत्र लेकर के आ रहा है, इसमें नाम है किसका? अकबर का। आप सभी देख रहे हैं अकबर था यहाँ पर, शासन उसी का चल रहा था। ठीक, तो जब ये हॉकिंस भारत आया और अपने साथ में अधिकारी पत्र लेकर के आ रहा है, तो ये अकबर बादशाह जो मुगल था उसके नाम से था ये, है ना, उसको ये कर रखा था रेफरेंस में, या उसके फेवर में था, ये टू करके उसके नाम पे था अकबर के। लेकिन जब ये भारत पहुंचता है तो इस समय तक तो क्या हो गया है? अकबर की हो चुकी है मृत्यु, अकबर की हो गई है मृत्यु। अब ये जब हॉकिंस भारत पहुंचा तो इस समय तो यहाँ पर मुगल बादशाह में जो आपका अकबर है उसकी तो हो गई है मृत्यु, या वो गया है मर। तो इस समय पर यहाँ पर शासन कौन कर रहा है या किसके अधीन चल रहा है? तो वो है जहांगीर। किसके अधीन चल रहा है? जहांगीर। अकबर स्टार्टिंग से ही अंग्रेजों को ज़्यादा पसंद नहीं करता था, ये आपने इससे पहले भी देख लिया है कि 7-7 साल तक लोग उसके पीछे लगे रहे, तब भी उसने व्यापारिक अधिकार के लिए अनुमति प्रदान नहीं करी। चलिए आगे क्या होता है। अब जब ये आ गया तो यहाँ पर तो अकबर है नहीं, यहाँ पर तो जहांगीर का शासन है। तो ये जो हॉकिंस आ रखा है ये ब्रिटेन सम्राट जॉन प्रथम के प्रतिनिधि के रूप में आ रखा है, और ये पत्र लेकर के आ रखा है। उस पत्र में अकबर को संबोधित करा गया है और अकबर यहाँ पर से नहीं है। तो अब ये क्या करता है, ये जाता है जहांगीर से मिलने। ठीक है, जहांगीर से मिलने जाता है, जहांगीर से मिलता है, और जहांगीर से ये तुर्की भाषा में संवाद करता है। किसमें? तुर्की भाषा में संवाद करता है, तुर्की भाषा में संवाद करता है। अब आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखेंगे, जो एक तरह से इस्लाम या मुस्लिम है उनके लिए तुर्की भाषा एक तरह से बोलेंगे आप एक एंसेस्टर लैंग्वेज है। तो जब जहांगीर से ये अंग्रेज तुर्की भाषा में बात कर रहा है तो जहांगीर इससे काफ़ी इम्प्रेस होता है ना, तो काफ़ी इम्प्रेस होता है। तुर्की ही क्यों, ये तुर्की के साथ साथ इसके साथ फारसी भाषा में भी बात करता है, तुर्की और फारसी भाषा में बात करता है जहांगीर से। ठीक है, ये हॉकिंस। ठीक है, तो जहांगीर बोलता है भाई है तो ये अंग्रेज़ और बात मुझसे तुर्की और फारसी भाषा में कर रहा है, तो ये काफ़ी इससे इम्प्रेस होता है। तो और इम्प्रेस होने के साथ ही ये हॉकिंस को खान की उपाधि देता है। खान मतलब एक तरह से आप समझ लीजिए, इसको कहते हैं सुपीरियर। खान का मतलब अगर आपको समझना है तो सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, खान की उपाधि देता है। अब खान की उपाधि दे दी किस, खाली इतनी सी बात से कि तुर्की या फारसी भाषा में इसने बात कर ली, और साथ ही साथ में 400 मनसब राशि भी दे दी, 400 मनसब भी दे दिए। एक तरह से पैसे समझ लीजिए आप, आज की तारीख में 400 रुपये समझ लीजिए, कुछ इस तरीके का। ठीक है, तो 400 की मनसब राशि भी प्रदान कर दी। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक अकबर भी था जो इनको घास भी नहीं डालता था, 3-3 साल तक, 7-7 सालों तक लगे रहते थे, तब भी इनको कुछ नहीं देता था। यहाँ जहांगीर ने इसको इतना कुछ दे दिया। और इसी के काल में जब जहांगीर के साथ इतनी मित्रता हो रही है तो इसी के समय पर इन्होंने 1608 में इन्होंने सूरत में अपनी व्यापारिक कोठी बना दी। सूरत में अपनी व्यापारिक कोठी बना दी। व्यापारिक कोठी मतलब कारखाना। व्यापारिक कोठी की स्थापना कर दी। किसने? अंग्रेजों ने। ठीक है, बात क्लियर है, आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इन्होंने 1608 में अपनी ये व्यापारिक कोठी तो बना दी थी, लेकिन इसको जो वैधानिकता दी गई थी, मतलब इसको अप्रूवल जहांगीर के द्वारा ही दी गई थी 1613 ईस्वी में। किसके द्वारा? वैधानिकता प्रदान की गई जहांगीर के द्वारा। जहांगीर द्वारा। क्लियर? ठीक है, बात आगे इतनी समझ में आप सभी को।
तो हमने देखा कि हॉकिंस आया, इसने किस किस तरह से क्या क्या चीज़ें यहाँ पर करी। जहांगीर ने इससे प्रभावित होकर के खान की उपाधि दे दी, 400 मनसब दे दिए। और हॉकिंस ने जहांगीरी वो आखिरकार जो ये हॉकिंस था, इस हॉकिंस ने आखिरकार जहांगीर से एक तरह से व्यापारिक अनुमति जो थी वो क्या कर ली थी, प्राप्त कर ली थी आखिरकार। ठीक है, इसने व्यापारिक फरमान पर अपना वो अधिकार हासिल कर लिया। और 1611 ईस्वी में ये हॉकिंस जो था ये लंदन वापस चला गया। क्लियर, बात समझ में आ गई? ठीक है, आप सभी को बात अच्छे से समझ में आ गई होगी यहाँ तक, मुझे उम्मीद है। तो ये हमने देखा कि किस तरह से अंग्रेज भारत में आ रहे हैं, किस तरह से कंपनी बन रही है, किस तरह से ये जो व्यापारिक बेड़ा आ रहा है हॉकिंस के नेतृत्व में, है ना। इन लोगों ने किस तरह से जहांगीर के साथ जो बात कर रहा है भाषा में, और फिर उसके तहत उसके बाद उसकी वो इम्प्रेस हो रहा है, यहाँ वो फैक्ट्री खोल रहा है, जहांगीर उसको वैधानिकता भी दे रहा है, अप्रूवल दे रहा है। तो इस तरह से आपने सारी बातें देख ली। इसके बाद जो दूसरा अंग्रेज कौन आएगा? ये तो लंदन चले गया भाई, है ना। यहाँ से अपने अप्रूवल लेके सूरत में व्यापारिक कोठी वगैरह एस्टेब्लिश हो चुकी है। तो दूसरा अंग्रेज अब जहांगीर के दरबार में कौन आ रहा है? टॉमस रॉ स्मिथ। आप लिखते रहिएगा इन चीज़ों को, ठीक है। दूसरा अंग्रेज कौन है? टॉमस रॉ स्मिथ, जो जहांगीर के दरबार में आ रहा है, जो जहांगीर दरबार में आएगा। अब इस टॉमस रॉ स्मिथ को अगर हम बात करें जाए तो ये कौन था? ये टॉमस रॉ स्मिथ जो था ये था आपका जेम्स फर्स्ट का प्रतिनिधि, जेम्स फर्स्ट का राजदूत। जेम्स फर्स्ट के राजदूत के तौर पर ये भारत आता है। और भारत कब आता है? ये 18 सितंबर 1615 ईस्वी को। 18 सितंबर 1615 ईस्वी को ये भारत आ रहा है जेम्स फर्स्ट के राजदूत के तौर पर, ठीक है। और ये अब जाएगा जहांगीर से मिलने के लिए। तो जहांगीर से मिलने के लिए कहाँ जाता है? मैगजीन दुर्ग में। मैगजीन दुर्ग में जाता है। ये मैगजीन दुर्ग कहाँ है आपका? जयपुर में। और जयपुर में कहाँ? जयपुर में आपका अजमेर में, ठीक है। राजस्थान, ठीक है। अजमेर राजस्थान में ये उससे मिलने जाता है। मिलने के साथ ही ये भी वही चीज, सबका वही सपना, व्यापारिक फरमान, व्यापारिक परमिशन, अनुमति मांगता है, ठीक है। व्यापारिक अनुमति मांगने के लिए ये जा रहा है। और क्या लगता है आपको, हो जाएगा सफल? तो भाई साहब आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये भी सफल हो गया। जहांगीर ने इसे भी व्यापार करने के लिए अनुमति प्रदान कर दी। और जो ये हमने देखा टॉमस रॉ स्मिथ है, जब इसने यहाँ से वो परमिशन प्राप्त कर ली है तो अब ये भारत में तो अपना काम करेगा, व्यापारिक परमिशन मिल चुकी है। अगर भारत में इसकी बात करी जाए तो ये कुल मिलाकर के 3 साल रहा। कितने साल रहा? 3 साल रहा। इन 3 सालों में ये कहाँ कहाँ रहता है वो थोड़ा महत्वपूर्ण है। एक है अजमेर, दूसरा है आपका मांडू, और तीसरा है आपका इलाहाबाद। तो यहीं पर ये जो आपका टॉमस रॉ स्मिथ है ये लगभग 3 साल अपने इन्हीं वाले क्षेत्रों में काटता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है आप सभी को? आगे बात करी जाए इस टॉमस रॉ स्मिथ की तो फरवरी 1619 को ये जो टॉमस रॉ स्मिथ था, टॉमस रॉय स्मिथ इंग्लैंड वापस लौट गया। इंग्लैंड वापस लौट
गया। ठीक है भाई, इतना क्लियर है? आप सभी को यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं? मुझे उम्मीद है। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। टॉमस रॉय स्मिथ फरवरी में वापस चले गए लंदन। अच्छा, टॉमस रॉय के द्वारा लिखी हुई एक किताब भी है, ये बहुत प्रसिद्ध है, आपको याद भी रखनी चाहिए। पूर्वी द्वीपों की यात्रा। पूर्वी द्वीपों की यात्रा। परीक्षा में ये भी सवाल आपसे निश्चित तौर से पूछा जा सकता है, इसकी संभावनाएं सर्वाधिक है कि पूर्वी द्वीपों की यात्रा नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है या किसके द्वारा लिखी गई है? तो टॉमस रॉय स्मिथ के द्वारा ये लिखी गई है। क्लियर बात? यहाँ पर मुझे लगता है आप लोगों को बातें अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। यहाँ पर तक जो कहानी थी टॉमस रॉय स्मिथ की। टॉमस रॉय स्मिथ के बाद हम और भी चीज़ें देखेंगे अंग्रेजों के संबंध में, क्योंकि अब अंग्रेजों को लेकर के जो हम कहानी समझेंगे वो काफ़ी लंबी है। आप सभी को मालूम है कि अंग्रेजों ने यहाँ कितने समय तक शासन करा है, और बहुत लंबा शासन है, तो है ना, 200-250 साल का शासन है, तो उसको हम एक क्लास में तो नहीं समझ सकते हैं। अगर सच्चाई में बताया जाए तो अगर खाली खाना पूर्ति के लिए वीडियो बनाना है तो 1 घंटे में पूरा भारतीय जो ये आधुनिक भारत है इसको हम ख़त्म कर सकते हैं, है ना, एक एक लाइन बना के। तो वैसा नहीं है, हमने पूरा परीक्षा के दृष्टिकोण से करना है। परीक्षाएं ऐसे ही आप सभी सफल नहीं कर सकते हैं एक लाइन के सवाल में पढ़ करके या एक लाइनर पढ़ के। चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मुलाकात होगी अगली क्लास में। धन्यवाद।